बहुत सुना है आपने, मुझसे भी सुना है, बाकी जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे भी आपने सुना कि इंडियन मार्केट्स महंगी हो चुकी है या महंगी हो रही है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कितनी महंगी एक्चुअल में है। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ये जो डेटा है मैंने ब्लूमबर्ग से निकाला है और यहाँ पे स्मॉल कैप के वैल्यूएशन के बारे में नहीं था रिपोर्ट, इसलिए यहाँ पे नहीं है अवेलेबल। बाकी मेजर जो इंडाइसेस हैं, सेक्टोरल भी और नॉर्मल भी, उनके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट्स दी गई हैं। ये जो डेटा है वो 2 सितंबर तक का है, तो या फिर उसी दिन का आप मान सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि निफ्टी का रियल एस्टेट सेक्टर वाला इंडेक्स है। इसका जो रिटर्न है 34% का रहा है इस साल में, ईयर टिल डेट में। लेकिन रिटर्न से मतलब नहीं है, करंट जो पी है, प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है, वो 77.9 का है, जो कि 5 ईयर का जो एवरेज है इस इंडस्ट्री का पीई वो है 81.3 का, और 10 ईयर का जो एवरेज है वो 59.1 का है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है वो अपने 10 ईयर पी से काफ़ी ऊपर चल रहा है, लेकिन अपने 5 ईयर पी से थोड़ा सा, बस बहुत ही 2-3 पॉइंट्स ही नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया, डेफिनेटली वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर इसके अंदर है। सेकेंड हमारे पास आता है निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ पे 49.3, तो ऑलमोस्ट 50 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रही है, इंडेक्स लेवल पे है एफएमसीजी इंडेक्स, जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है। अब इस सेक्टर का जो 5 ईयर एवरेज पी है वो 43 का है, और जो 10 ईयर एवरेज पी है वो 41 का है। तो 10 ईयर का एवरेज पी 41, 5 ईयर का एवरेज पी 43, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसका पी 49.3 चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 चल रहा है। तो 5 ईयर और 10 ईयर दोनों एवरेज पी से काफी ऊपर ये सेक्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड या फिर महंगा ये सेक्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है निफ्टी का ही मिड कैप 100 इंडेक्स जो है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 47 का करंटली पी है निफ्टी मिड कैप 100 का, और 5 ईयर एवरेज पी 36 का है एंड 10 ईयर एवरेज पी 32 का है। तो काफी ओवर वैल्यूड है। 5 ईयर पी से 11 पॉइंट्स एंड 10 ईयर पी से ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स ओवर वैल्यूड हमें दिख रहा है, और इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट को कहा जा रहा है कि ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यही रीजन है कि जो 5 ईयर एवरेज और 10 ईयर एवरेज पी है उससे ऊपर ये सेक्टर्स चल रहे हैं। फार्मा इंडेक्स की बात करते हैं तो करंटली 44 के पी पे ट्रेड कर रही है, और जो 5 ईयर है वो 32 है एंड 10 ईयर है जो कि 30 है। तो फार्मा भी काफी ऊपर चल रही है। आईटी इंडेक्स की बात करते हैं, करंट पी 35 है, 5 ईयर एवरेज 27 है एंड 10 ईयर एवरेज 23 है, तो यहाँ भी ओवर वैल्यूड है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 31 का करंट पी है, और 5 ईयर एवरेज 47 है ऑलमोस्ट, एंड 10 ईयर एवरेज 34 है। तो ऑटो इंडेक्स जो है वो प्राइस टू अर्निंग के मामले में अपनी 5 ईयर एंड 10 ईयर एवरेज पी से काफी नीचे यहाँ पे चल रही है। ये जो इंडेक्स है वो यहाँ पे अंडर वैल्यूड है अपनी 5 ईयर 10 ईयर एवरेज पी के मुकाबले में। इसके बाद मेटल इंडेक्स की बात करते हैं तो ये भी काफी ओवर वैल्यूड है। 29 का करंट पी है, 5 ईयर एवरेज 12 है एंड 10 ईयर एवरेज 300 है। मेटल का यही होता है। निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करते हैं तो 28 का करंट पी है, 5 ईयर एवरेज 27 है एंड 10 ईयर एवरेज 26 है। तो ऑलमोस्ट अपने एवरेज पी के आसपास ही मूव कर रही है। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो 5 ईयर एवरेज 24.7 है, करंट भी 24.7 है एंड 10 ईयर 23.4 है। तो निफ्टी 50 भी अपने एवरेज पी के आसपास ही चल रही है। निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये अंडर वैल्यूड है। 15 का करंट पी है, 5 ईयर एवरेज 21 एंड 10 ईयर एवरेज 25। एंड निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का 14 का पी करंट है, 9 का 5 ईयर है और 10 ईयर में 10 का है, तो ये ओवर वैल्यूड है। तो दो इंडेक्स हमें दिख रहे हैं जो कि जो बड़े मेजर इंडेक्स 6-7 होते हैं, जहां पे दो ऑटो और बैंकिंग, ये दो सेक्टोरल इंडेक्स है जो कि अंडर वैल्यूड है अपनी 5 ईयर 10 ईयर एवरेज पी के मुकाबले में, और बाकी इंडेक्सेस जो है वो ऊपर चल रही हैं अपने 5 ईयर 10 ईयर एवरेज पी के मामले में। एक दो इंडेक्स है जो कि 10 ईयर पी से ऊपर है और 5 ईयर पी से नीचे है, या 5 ईयर पी से ऊपर है और 10 ईयर पी से नीचे है।
तो ये सब चीजें होते रहती है। बट मेन हमें यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है कि यार अगर हम ब्रॉडर मार्केट मतलब डाइवर्सिफाइड इंडेक्सेस को देखते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो वहां पे हमें जो 5 ईयर एवरेज पी है और 10 ईयर एवरेज पी है उसी के आसपास में करेंट पी भी दिखता है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में काफी ज्यादा जो हिस्सा है वो फाइनेंशियल सेक्टर का है, और फाइनेंशियल अभी काफी डीप अंडर वैल्यू में चल रही है। इसका निफ्टी का करंट पी एवरेज है। तो ब्रॉडर मार्केट, इंडियन मार्केट्स के अंदर में हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट जो डाइवर्सिफाइड इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे करंट पी जो है उनका वो मार्केट की वैल्यूएशन के बराबर है, जो 5 साल की एवरेज वैल्यूएशन है, जो 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन है उसी के बराबर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है। कुछ सेक्टर ओवर वैल्यूड है, कुछ सेक्टर अंडर वैल्यूड है और कुछ सेक्टर मीडियम में वैल्यूएशन में रख रहे हैं, और इसी कारण से जो डाइवर्सिफाइड है वो उसका वैल्यूएशन लगभग एक जैसा है, 5 साल 10 साल के एवरेज के बराबर। तो अब एक्चुअल में आपको पता है कि वैल्यूएशन कितनी है, किसी दूसरे के कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद पता है कि एवरेज पी निफ्टी 50 की या निफ्टी 500 की 5 ईयर क्या थी, 10 ईयर क्या थी और करंट। इसको लेकर कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये जो पी वाला जो ये चीज मैंने आपको दिखाई है, चार्ट दिखाया है, इसका इस्तेमाल कई सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी करते हैं। जो सेक्टर रोटेशन या कॉन्ट्रेडियन इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरीके का, या फिर वैल्यू इन्वेस्टर भी कभी कभी इस तरीके का पी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी पी कम है, जो ऑटो सेक्टर है उसकी पी कम है। तो करते क्या है, जो कॉन्ट्रेरियन वैल्यू इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो जिन जो सेक्टर्स है उनकी एवरेज पी से करंट पी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, वहां से अपना पैसा निकाल लेते हैं, और जिन सेक्टर्स की करंट पी एवरेज पी से काफी ज्यादा लो हो जाती है उधर मूव कर देते हैं। क्योंकि ये एक इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एक स्टॉक की बात नहीं हो रही है, इसलिए खराब परफॉर्मेंस के कारण जीरो नहीं होगा, इंडेक्स जीरो नहीं होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफ बेट भी हो जाता है। और सेक्टर रोटेशन की जो मैं बार बार बात करता हूं, वो सेक्टर रोटेशन इसी से होता है, इसी तरीके से होता है, और सेक्टर रोटेशन से इसी तरीके से पैसा बनता है। जो सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इसी तरीके की एनालिसिस करने की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने ग्रीड को काबू में नहीं रख पाते। उनको दिखता है कि 100% का रिटर्न मिला तो आगे भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। वो नहीं देखते कि 100% का रिटर्न मिलने के बाद जो पी मल्टीपल है वो काफी ज्यादा स्काई रॉकेट हो चुका है, और अब जिस इंडस्ट्री की पी कम है वहां पे मूव करने का जरूरत है, तभी तो सेक्टर रोटेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है इन सब डेटाज का इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इतना एनालिसिस, इतना दिमाग लगाने का आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो, वहां पे भी फंड मैनेजर यही सब चीजें करके आपके ब्याह पे ये सब चीजें करके अपना पैसा बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और आपके लिए भी बनाते हैं, क्योंकि आपके लिए बनाएंगे जितना ज्यादा उतना ही तो ज्यादा कमीशन कमा पाएंगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।